जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। तो भाई आज बहुत काफी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं जी, बिल्कुल। और अच्छा, हमने अपने काम को इतना मिस किया, अपने यूट्यूब फैमिली को इतना मिस किया। कुछ कारण था, हम वीडियो नहीं बना सके। हम हमारी यहाँ मसरूफ़ियत बढ़ गई थी। तो आज हम फिर लौट आए हैं अपने यूट्यूब के चैनल पे, अपनी यूट्यूब फैमिली के पास। तो बिल्कुल। बहुत खुशी भी हो रही है और आज की हमारी जो वीडियो है वो है कनिष्क गुप्ता जी की वीडियो है। वॉव! कारगिल एवरी इंडिया नीड टू सी दिस। क्या बात है! तो पहले हम भाई वीडियो देख लेते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए, हमें फुल सपोर्ट कीजिए। आप आपसे फिर से रेगुलर वीडियो जैसे आती रही थी, 2-3 वीडियो रेगुलर जो हैं वो अपलोड होंगी। बिल्कुल। और प्लीज़ हमें फुल सपोर्ट दीजिए, फुल प्यार दीजिए। इसी के साथ हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी, लेट्स सी दिस। कारगिल इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो एलओसी के बिल्कुल पास है, जिसने कुछ सालों पहले ही जंग देखी है, जिस वजह से इसके नाम को तो लोगों ने जान लिया, पर हमारे देश के इस अहम हिस्से की जिंदगी और यहाँ की कुदरत से आज भी लोग अनजान हैं। इस जगह का बीता कल चाहे कितना ही बेरंग रहा हो, पर यहाँ का आज रंगों से भरा है। वो रंग जो इन सूखे पहाड़ों को भी हरियाली से भर देता है। वो रंग जो इन पहाड़ों के बीच से बहती इस खूबसूरत नीली सिंध नदी में दिखता है। वो रंग जो यहाँ के पेड़ों पर इन खूबसूरत फूलों में छिपा है। और इन्हीं रंगों से भरे पहाड़ों में इंडिया के कुछ सबसे अनोखे कल्चर भी जन्म लेते हैं। वहीं कुछ लोग एलओसी के करीब एक ऐसे विलेज में रहते हैं जो कभी पाकिस्तान में था। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, अच्छा लगता है बुरा लगता है क्या है? इन सब कहानियों से गुजरते हुए हम इंडिया की इस खूबसूरत जगह के दिल से रूह तक का सफर करेंगे। कितना दिल से खूबसूरत है का ना। सफर करें। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की इस रहस्यमयी दुनिया कारगिल में। 9,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के बाद लद्दाख की दूसरी कैपिटल यह है कारगिल सिटी। एक चहल पहल और जिंदगी से भरा शहर। पर कारगिल को असल में जानने के लिए मुझे इसके गांव तक जाना था, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी रूट्स में छुपी होती है। इसी तलाश में मैं पहुंचा यहाँ के सबसे बड़े गांव और शायद सबसे खूबसूरत गांव में भी, जिसका नाम है सांगू। नाम देखो किसको बैठे हो। पहली नजर में लगने वाला एक कोल्ड डेजर्ट कभी इतना ग्रीन और जिंदगी से भरा भी हो सकता है, ये ख्याल में भी मुझे कभी नहीं आया था, जब तक कि मैंने असलियत में सांगू को नहीं देखा। लद्दाख के कारगिल में हरियाली की शुरुआत यही सांगू से होती है, जो खुद एक बहुत ही हरी भरी वैली सुरु वैली का हिस्सा है, जिसको नाम मिला है इस वैली के बीच में बहती सुरु रिवर से। सच बताऊँ ना तो मुझे कारगिल की सुरु वैली में आकर ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर के ना पहाड़ आकर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कश्मीर की हरियाली है और ये जो पहाड़ है ना चारों तरफ, वो पूरे लद्दाख की फील कराते हैं। और सच में देखा जाए तो टेक्निकली ये हो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ लद्दाख है, और ऐसा लग रहा है लद्दाख की खूबियाँ भी हैं इसमें और कश्मीर की हरियाली भी है। तो इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस जगह को देख के मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। काश हमारा भी यहाँ अब का। यहाँ का लैंडस्केप तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से भरा है दिख रहा है।
अब यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी से भरी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत कठिनाई है। हेलो। घर की खिड़कियों के अंदर से बच्चे आए कर रहे हैं। हेलो। सलाम। ये क्या कर रहा है? उधर घर में लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसे उठा के लेके जाएंगे। हाँ, घर किधर है? उधर ऊपर। ऊपर तक? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूम रहा हूँ। कहाँ हो? अच्छा, ये आपने सुखाने के लिए डाले थे सारे हैं? हाँ, अब इसे रख के ले जा रहे हैं। अभी घर ले जा रहे हैं। ओ, क्या बात है। बड़ी है ना। हाँ, बहुत भारी है। मुझे लगा इनका घर तो आसपास ही होगा, लेकिन घर कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। कहाँ है घर आपका? यही है? उधर ऊपर। और ऊपर है? हाँ, ओह, तो मैं अपने इस बैकपैक को उठाकर थक जाता हूँ। और दीदी देखो कितना भारी सामान उठा रही है। पहाड़ी वही तो ब्लड। ना, यहाँ की अच्छा, कहाँ ऊपर तक बसा हुआ है पूरा जितनी है? खूबसूरती है तो यही देखना है। उतना डिफिकल्ट भी है। अच्छा, आपका यहाँ आखिरी पर वाला है? हाँ, और ऊपर है। ऊपर घर पहुंचकर दीदी ने मुझे चाय के लिए पूछा, पर क्योंकि मैं चाय बस पीकर ही चला था तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर यहाँ लोग बहुत चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो बोलते रहते हैं। सबको बोलते हैं। हाँ, मेहमान को। अच्छा, अच्छी बात है वैसे। यहाँ पे अगर कोई आ गया किसी ने बात कर ली तो चाय तो फिर पी के ही जाएगा। वही वही होता है, इंसानियत है। सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अल्लाह हाफिज़। आप फिर एक्सप्लोर करो ज़्यादा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। इस गांव की हरियाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के ये खूबसूरत खेत, जो यहाँ घरों के चारों ओर हैं। इन खेतों में ज़्यादातर वीट और बारले उगाया जाता है। और वहीं यहाँ की गलियों में गाड़ियों का तो नहीं, पर हाँ, ये भेड़ों का ट्रैफिक जाम आम बात है। खैर, यहाँ की ये भेड़ बकरियाँ भी इन लोगों की खेती में मदद करती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो भाई, आ जाओ, तुम्हारी पार्टी करा दो। ये ले 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 आ जाओ। ओ भाई, आ गई सारी आ गई। तो बाकी सारी ज़मीनों पे तो बारले या फिर वीट वगैरह उगता है, और यहाँ पर ये घर के साथ में अपने घर के लोकल नीड के लिए यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो इनको खिलाया पिलाया इसलिए जाना ताकि ये इनकी ज़मीन को थोड़ा फर्टिलाइज़ कर दे अच्छे से, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। 40 से जो भी अपन खाद इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, इसलिए लोग जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। सही बात। पर जैसा कि मैंने कहा था, सांकू से सुरु वैली की बस शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर चलते ही सुरु वैली एक अलग ही रूप में सामने आती है। ये चीज़ तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि सुरु वैली लद्दाख का सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरे साइड में पानी भी चल रहा है और ग्रीनरी भी है, और पीछे इतने खूबसूरत स्नो पीक्स हैं, बल्कि पीछे ही चारों तरफ है। यहाँ से कारगिल की सबसे ऊंची पीक्स माउंट नुन और माउंट कुन भी दिखते हैं, जो कि 23,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। पर मैं इन पहाड़ों को दूर से देखकर कहाँ ही रुकने वाला था, मुझे तो इनके और करीब जाना था। इसलिए मैं सुरु वैली में और आगे गया, तो फिर कारगिल का एक और खूबसूरत विलेज सामने आया, पनीखर। 10,800 फीट की हाइट पर कारगिल का एक छोटा सा गांव है पनीखर। यहाँ मुश्किल से 300 लोग रहते हैं, और शायद इसलिए ही यहाँ की ज़िंदगी और भी ज़्यादा सुकून भरी दिखती है, क्योंकि यहाँ बस गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं, तो सब लोग अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जहाँ अक्सर मुझे खेती करते हुए बूढ़े लोग ही दिखते थे, वहीं यहाँ इस यंग जनरेशन को खेती करते देख सलाम। मुझे थोड़ा अलग लगा। क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मैंने भी पूछ लिया। आपको खेती करना पसंद है?
मेरे को या नहीं ज़बरदस्ती करना पता नहीं पसंद है? मैं बाकी सब्जी लगाना मेरे को पसंद है। अच्छा लगता है? मैं ट्राई करके देखो इसे। खैर इन्होंने मुझे तो मोटिवेट कर दिया था एक बार खेती ट्राई करने के लिए। ऐसे ही करते हैं ना, सही कर रहा हूँ मैं? जोर से मारो। ऐसे, अच्छा। तो सही मेहनत है यार। कितने ये पैसे अलग दोगे मुझे? एक्सपीरियंस है। और यहाँ से विदा लेकर बाय। मैं चला सुरु वैली के इन ऊंचे पहाड़ों के और करीब। खैर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पनीखर से बस 15 किलोमीटर दूर ही न सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जा सकते हैं बल्कि सीधा ग्लेशियर पर ही पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं सुरु वैली के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ, परकाचिक ग्लेशियर। और ये आपको जो ग्लेशियर का हिस्सा दिख रहा है ये उसका 1% से भी कम हिस्सा है, क्योंकि ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है। हाँ, 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इस नदी में मिलकर सुरु रिवर को बनाता है और ये रिवर आगे जाते 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 पूरी सुरु वैली को हरियाली से और ज़िंदगी से भर देती है। और इसी वजह से वहाँ इतने सुंदर गांव बसे हुए हैं। यहाँ 12,000 फीट की हाइट से मैं कारगिल के इस छोर से अब सीधा दूसरे छोर पर जाने वाला हूँ, एलओसी पर, बॉर्डर की जिंदगी देखने। लेकिन कारगिल के रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि मंजिल को तो आप भूल ही जाएंगे। सही बात। जैसे कि इसे ही देख लीजिए। आज मजा ही आ गया नहीं? अभी इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ ना मैं, मतलब मैं आप लोगों को तो क्या कहूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ यार। इस जगह पे खड़ा होकर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये लद्दाख है, कि ये कोल्ड डेजर्ट है। बस साइड में इतना खूबसूरत सा ग्रीन विलेज है, नीचे ये बहता हुआ पानी और सामने ये बर्फ़ का पहाड़, और इसके साथ में ही बड़ी खूबसूरत सी रोड भी है। इन हसीन रास्तों से निकलते हुए आखिर मैं कारगिल के इस दूसरे छोर पर पहुंच ही गया, एलओसी के पास। लेकिन यहाँ बसे गांव में जाने से पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर हम बॉर्डर के कितनी पास हैं। खैर इसके लिए यहाँ एक खास जगह बनी है, वो भी टेलीस्कोप के साथ। पाकिस्तानी झंडा है एलओसी को करीब से देखने के लिए। हाँ थोड़ा ऊपर एक तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एलओसी का व्यू पॉइंट है, और यहाँ से एलओसी और पाकिस्तानी पोस्ट सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल है। पाकिस्तान का एरिया जहाँ शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। पर यहाँ पर कुछ टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, और अगर उस टेलीस्कोप के थ्रू देखें तो अच्छे से क्लियरली पाकिस्तानी पोस्ट भी दिखते हैं, और उनकी आर्मी की, जो पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट है ना, वो भी देख सकता हूँ। और एक जगह एलओसी में ऐसी आती है जो हिस्सा ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो नो मैंस लैंड है। तो वो नो मैंस लैंड भी दिखती है इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच में। और मैं पहली बार इतना ज़्यादा करीब बॉर्डर के आया हूँ कि मैं दूसरे देश को इतनी आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं ना और अपना तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, तो उस पल पे महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम इंडियंस हैं और ये हमेशा रहता है, बट वो जो फीलिंग है ना हिंदुस्तानी होने की, वो इंडियन होने की, वो यहाँ पर आकर महसूस होती है इन जगहों पर, जो मुझे हो रही है फ़िलहाल। ट्रैवलिंग करते हुए जब तक हम वहाँ के लोगों से बात नहीं करते, तब तक उस जगह से वो कनेक्शन फील नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही म्यूज़िक के किसी भी वीडियो से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में लोगों को हर इमोशन से कनेक्टेड रखने के लिए। पर यह बात हैरान करने वाली है कि एलओसी के इतना करीब कुछ लोग सालों से रहते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव बसा है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी पाकिस्तान में था। ये गांव है हुंदरबन।
इस गांव के दो पहलू हैं, जिसमें से पहला है ये एक खाली अबेंडेंट हिस्सा जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। गांव के इस हिस्से को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिनके कमरों में छुपी है इसकी कहानी। 1971 में जब यहाँ इंडो पाक वार हुआ तो रातों रात ये गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया का हिस्सा बन गया और बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी दो देशों में बट गई, जिसकी वजह से कुछ घर खाली ही रह गए और जो लोग यहाँ बचे वो समय के साथ साथ इन पुराने घरों को छोड़कर गांव के एक दूसरे सेफ हिस्से में शिफ्ट हो गए और पीछे रह गई इन कमरों में बंद उनकी निशानियां। और आज इस म्यूजियम में लोगों के वो पुराने सामान देखे जा सकते हैं, जैसे कि उस टाइम की पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ तक कि वॉर के दौरान गिरे बॉम्ब शेल्स भी देखने को मिलते हैं। बल्कि उन पिछड़ गई फैमिलीज के लिखे हुए लेटर्स भी यहाँ संभाल के रखे हैं। खैर अब ये सब इस गांव का एक बीता हुआ कल है, क्योंकि हुंदरमन के दूसरे हिस्से में जिंदगी की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। इस नए गांव की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल से होती है। हेलो 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 हेलो, हुंदरमन गांव से हैं आप? खेलने का पीरियड है। पर मुझे यहाँ एलओसी के इतनी करीब रहने की जिंदगी को समझना था, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो मुझे साजिद भैया मिले, जिन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग आर्मी की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी आर्मी कैंप्स तक ज़रूरत का सामान पहुँचाते हैं। अच्छा, लेकिन तब भी हमारे गांव वाले यहाँ से भागा नहीं, अच्छा। फौजी छोड़ के नहीं भागा। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपने घर पर भी इनवाइट किया। तो भैया ने अभी मुझे अपने घर में बुलाया है, तो अंदर जाता हूँ। वहाँ की घर देखो सलाम। यार। आप नहीं लेंगे? अभी थैंक यू। बिस्किट रोटी खाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस। अरे कोई नहीं, आप बस ठीक है। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, क्या कुछ फ़र्क है ज़िंदगी में? या फिर क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है यहाँ पर रहना। अपना गाँव है, अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता ऐसे? वहाँ से जब जाएगा ना, जो जो गया है हमारे यहाँ से, वो इधर वापस आने का मन कर रहा है। उनको वापस आने का मन कर रहा है। और क्या। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ अब जिंदगी कॉट यानी खुमानी के, जिन्होंने अभी कारगिल के सिल्मो गांव को अपने रंगों से भर दिया है। कुछ अपने आप हवा से देख रहे हो, हवा चलने से ही ये फूल ऐसे आसपास गिरते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कहानी का हिस्सा हूँ, कोई सपना जैसा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ एप्रिकॉट ब्लॉसम, तो मेरे लिए एकदम पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक फ्रूट की इतनी खूबसूरत लाइफ साइकिल है देखा जाए तो, कि वो पहले इस लाइट पिंक कलर के फूलों में बनता है। कितना एक खूबसूरत सा नेचर का तोहफा है जो इस जगह को मिला हुआ है। और अब यहीं से शुरुआत होने वाली है एक अलग ही सफ़र, और अब तक देखे सबसे अलग कल्चर की, क्योंकि यहाँ से कारगिल की एक नई वैली सामने आती है। आर्यन वैली। सुरुवैली की हरियाली से अलग
आर्यन वैली की पहचान है इन सूखे पहाड़ों के बीच से बहती ये नीली सिंध नदी। इस नदी की खूबसूरती पहली नजर में ही दिल जीत लेती है, पर इसकी वजह से ही इन सूखे पहाड़ों में भी हरियाली की झलक बनी रहती है। लेकिन आर्यन वैली की और गहराई में जाते ही चारों ओर घिरे इस ठंडे डेजर्ट में दूर से हरियाली का एक टुकड़ा नजर आता है, जो कि है आर्यन वैली का एक खूबसूरत विलेज दार्चिक। देखो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है, दार्चिक विलेज, जो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाती है जब आप एक इतने ज़्यादा सूखे रेगिस्तान में हैं। मतलब मेरे पीछे इस पूरे फ्रेम में या फिर आसपास इस पूरे गांव में खड़े होकर आपको कहीं पे भी एहसास नहीं होगा कि आप एक डेजर्ट में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। तो चलिए फिर इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं इसे खास बनाती, बल्कि यहाँ का बहुत ही खास कल्चर और लोग भी हैं। तो चलो घूमते हैं। जुली जी, जुली अंदर आ सकते जी? अच्छा अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? घास निकाल रहे हैं। तो कोई चीज़ की फसल लगा रहे हैं? ये मटर लगाया है, मटर। अच्छा अच्छा, मटर लगा रहे हैं। चलो बताइए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। कौन सी घास निकालनी है? ये वाला घास निकालिए। अच्छा, ये वाला निकालना है। अभी यहाँ मटर के खेत से जंगली घास निकाली जा रही है। ये फसल खराब करता है ना? थोड़ी काची। सारी घास हटाने में कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे? 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा आज ही करोगे? हाँ, आज तो खत्म हो जाएगा। तो आप सब, ये अभी किसी एक का खेत है या सबका ही खेत है? नहीं, हमारा खेत है ये आपका खेत है, तो सब मदद करते हैं ऐसे? मदद करते हैं। फिर आप इनकी मदद करोगे? ओह अच्छा, सही है, क्योंकि अकेले आदमी के लिए तो मुश्किल होगा ना। आदमी को मुश्किल होता है। हाँ, इससे बड़ी और क्या बात है। देखो बहुत निकाल दिया। आपका ये फूल अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से टॉपिक है। ये हमारा कल्चर का है। कल्चर का है। खैर, मुझे इस अनोखे कल्चर को और करीब से जानना था, इसलिए मैं यहाँ से विदा लेकर गांव के अंदर और गहराई में जाने लगा। चलिए, इस पे जो पूरा गांव है ना, ये सारा सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के घूमना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ट्रैकिंग चल रही है कोई। पता नहीं गांव वाले कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है गांव के अंदर। एक नीचे रोड है और एक ऊपर रोड है, और बीच में बस सारा जितना भी घूमना है सीढ़ियों से घूमना है। अगर यहाँ लोकल्स को घर बनाना भी पड़ता है तो वो सारा सामान सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ कर लाते हैं। ये लकड़ी लेके जा रहे हैं आप कहीं घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। अच्छा, ऐसे ही सीढ़ियों में मुझे कुछ साथी भी मिल गए, कुछ बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे। तो यहाँ गांव में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसलिए पीछे मेरे टूर गाइड चल रहे हैं। हेलो बोलो सारे। ये टूर गाइड है मेरे, गांव घुमा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है, तो फिर बच्चे गूगल मैप से। और जब बच्चे गाइड बन जाएं, तो रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक्स तो बनते ही हैं। क्या वो एप्रिकॉट ही है? एप्रिकॉट ही है फिली। जैसे इन एप्रिकॉट्स के पेड़ों से कच्ची खुमानी तोड़ तोड़ के खाने का ब्रेक। बच्चों ने एप्रिकॉट दिया तोड़ के, टेस्ट करके देखता हूँ। खट्टा था बस। पर चलते चलते मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां मुझे यहाँ के कल्चर को करीब से जानने का मौका मिला, और तब पता चला कि ये कल्चर कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख से भी अलग है। बल्कि अगर आपने गौर किया हो तो ये लोग दिखने में भी लद्दाख के बाकी लोगों से काफी अलग लगते हैं, जिनमें से यहाँ के कुछ लोगों की तो आंखें भी नीली हैं। पर ये बातें सोचने वाली है कि ये लोग बाकी लद्दाख से कैसे अलग हो सकते हैं।
इसकी वजह मानी जाती है कि इन लोगों का वंश हजारों साल पुराने इंडो आर्यन समुदाय से जुड़ा है और इसी वजह से इन लोगों को आर्यंस और जहाँ ये लोग रहते हैं उसे आर्यन वैली कहा जाता है। बल्कि इन लोगों की लैंग्वेज भी इंडो आर्यन है, लेकिन इनका ये ट्रेडिशनल पहनावा इनकी हिस्ट्री से भी अनोखा है। जैसे ये खूबसूरत सी टोपी जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 50-60-70 हज़ार तक जाएगी। 60-70 हज़ार की टोपी। इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसमें चांदी के पुराने सिक्के और गहने लगे हैं। माना जाता है कि ये टोपी इनको बुरी नज़र से बचाती है। बल्कि कुछ महिलाओं की टोपी में तो यहाँ कई फीट लंबे बाल भी दिखते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी उम्र भर के टूटे या कटे हुए बालों को अपनी टोपी के साथ जोड़ कर रखती हैं। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे सिक्के। खैर, इनके कल्चर को जानने के सफ़र में मैं गांव में इतना घूमा कि इस गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद इस दार्चिक विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ, जिससे पूरा खूबसूरत आर्यन वैली, सिर्फ दार्चिक विलेज नहीं बल्कि पूरी आर्यन वैली दिख रही है। यहाँ से ये जो पत्थर की चट्टानें दिखती हैं, ऐसे ही एक चट्टान पर कारगिल में कुछ ऐसा बनाया गया है जो बहुत ही खास है, जिसको देखने के लिए मैं पहुंचा कारगिल की एक मोनेस्ट्री में। ये है मैत्रेयी बुद्धा स्टैच्यू। 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे इस स्टैच्यू को एक पहाड़ की चट्टान को तराश के बनाया गया है, जो एक या दो नहीं बल्कि 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने साल पहले जब कोई मशीन या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है इस स्टैच्यू में, जो उनके फेस में, जो बालों की डिटेलिंग है, हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, और वो भी कितनी बड़ी चट्टान में। यहाँ से लौटकर मैं फिर से दार्चिक विलेज की गलियों में निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ की जिंदगी का मुझे थोड़ा और हिस्सा बनना था। बकरी के लिए ले जा रहे यहाँ मेरी नजर पड़ी एक पुराने आर्यन घर पर, जहाँ मुझे ये प्यारे से बकरी के बच्चे भी दिखे। ओह, तो भारी है। मैं बकरी का दूध निकाला है अभी ये, और गरम गरम हो रहा है। काफ़ी झाग है वैसे इसमें, है ना? तो आप बकरी का दूध पीते हैं क्या? हाँ, बकरी का दूध पीते हैं। अच्छा, एक बकरी से इतना दूध निकलता है? हाँ। ये दूध तो काफ़ी नहीं रहता होगा आपके लिए? हाँ, होते हैं बस। हम तो ज़्यादा चाय पीता है ना। अच्छा, चाय के लिए बस? चाय के लिए, हाँ। रोज़ाना इतना दूध निकाल लेते हैं? बस फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था कि अंकल ने मुझे फिर से आवाज़ लगाई। क्या कह रहे थे? चाय पीते। अच्छा, चाय पीने के लिए। अच्छा, ओके, आता हूँ तो। अच्छा, आपने इधर से आवाज़ लगाई थी? क्योंकि यहाँ 2 तरह की चाय बनती हैं, इसलिए अंकल ने मुझसे पूछा कौन सी चाय पियोगे। मैंने कहा कोई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों ही चाय दे दी। ये मीठा चाय, ये नमकीन चाय? अच्छा, दोनों चाय दे दी। तो काफ़ी कुछ दे दिया आपने। वैसे सच बताऊं तो सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे कारगिल में मुझे बहुत बार चाय पीने का मौका मिला। तीनों टाइम चाय? शायद अब तक जितना भी इंडिया में घूमा हूँ उसमें सबसे ज्यादा यही चाय पी है। इतना कि एक वीडियो में वो सब दिखाना भी मुश्किल है। बस खा पी के निकला हूँ। पर बात सिर्फ चाय की नहीं है, बल्कि हर चाय पे किस्से सुने भी और सुनाए भी। चाहे कोई भी कल्चर हो या कोई भी सरहद, जगह बदली, नाम बदले, नमस्ते सलाम जूले कहना भी बदला, पर लोगों का व्यवहार नहीं। खैर, बदलना भी नहीं चाहिए, पर शायद गांव से शहर में आते ही ये व्यवहार बदल जाता है। हम्बल, काइंड,
या प्यार से पेश आना, मैं भी ऐसे ये ही करता ज़रूरी से बदल कर एक चॉइस बन जाता है, जिसे शहर में शायद ही कोई चुनता है। कितने पैसे दे दूंगा? इसलिए ऐसी जगहों पर आकर वो फर्क महसूस होता है। पर चाहे शहर हो या गांव, हम सब इंसानों के पास ये गुण मौजूद है, बस अपनाने की देर है। जैसे एक दीदी ने सांकों में कहा था, वही तो इंसानियत है। सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम इंसान ही इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो भला कौन दिखाएगा। सही। क्या मैं कहता हूँ वीडियो देख के सुकून मिल गया। मैं ना बार बार यही सोच रहा था कि काश हम भी वहां घूमने जाएं, क्योंकि रहने के लिए तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसी जगहों में रहने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मतलब अच्छा, कि जैसे मुश्किलात दिखाया होते था हैं। ना व्यू, जैसे ये सिटी तो नहीं कह सकते, गांव है। हाँ, तो विलेजेस थे सारे। मैं ये सोची कि मतलब लोगों के घरों में ज्यादा सुविधाएं नहीं होगी, लेकिन लोगों ने इस तरह जैसे मॉडल एक आजकल दो के हाँ सिटी में होते हैं ना, हर हाँ चीज की हाँ, सुविधा होती है, तो वैसे लोगों ने अपने घरों में बनाई मतलब हुई कि है। एक दूसरे की मदद करके अपने जीवन को आसान बना लिया है। हम्म, तो अच्छा, वो जो खुमानी के दरख्त थे, हाँ। वो कैसे, मतलब कि पहले फूल लगते फिर फूलों से जो है वो खुमानी बनी। अच्छा, वो दरख्त काफी बार मैंने देखे हैं, हाँ, रियल में तो नहीं देखे, फिल्मों में फिल्मों में देखे हैं। अभी भी तो वीडियो में ही देखे हैं, रियल में कहाँ हाँ, देखे। तो मुझे नहीं पता था कि ये खुमानी के दरख्त है। मुझे कहाँ पता था, मैंने भी बाद में मैंने देखा। मैं मुझे ये लगा समझती वैसे कोई थी। रैंडमली दरख्त होंगे, जैसे हमारे यहाँ नीम हो गई और बहुत सारे ऐसे कोई दरख्त हो दरख्त गए। है। हाँ लेकिन मैं ये समझती थी कि खुमानी जो है ना, एक बेल पे लगते होंगे, जैसे बेलें होती है ना, हाँ, वैसे बेलों पे लगती है नहीं इतना खुमानी। मुझे पता था कि खुमानी का दरख्त होता है, पर ये नहीं पता था कि खुमानी का दरख्त ये है, किस टाइप का दरख्त है। खुमानी का दरख्त है, अपना आलू बुखारे का दरख्त है, इसका अ, एक और है ना। अच्छा, कुदरत का नजारा देखो ना आप, हाँ, कि पूरा इलाका जो है आड़ू वो आड़ू। एकदम सुनसान है, मतलब कहीं पर भी हरियाली नहीं है। एक ही गांव में इतनी हरियाली कैसे हो सकती है? हाँ, वो विलेज था एक। हाँ। मतलब कि हर तरफ डेजर्ट था पत्थरों का, उस वहां पर कोई हरियाली नहीं थी। सिर्फ वो एक से एक छोटे से टोटे में इतनी हरियाली कि वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी डेजर्ट के बीच में खड़े हो। बिल्कुल। तो अच्छा, वाकई कनिष्क गुप्ता जी अपनी वीडियो ये घूमते वीडियो भी के हैं। दौरान मैं ये सोचती हूँ कि इन्हें पता कैसे चलता है कि ये अनोखे अनोखे गाँव है, यहाँ पे मैंने जाना है। ये सब कुछ मतलब कि प्लान करके फिर जाते हैं ना, कमाल की वीडियो प्लान होती करके है। फिर जाते हैं। बिल्कुल। तो इनको फिर ज़्यादा कब बाज़ औक़ात दिक्कत आ भी जाती है, लेकिन ज़्यादा बार दिक्कत नहीं आती। सब कुछ मैनेज करके फिर ही जाते हैं। लेकिन यार जो भी कहो, ये जितने भी विलेज दिखाए, इनके सारों के नाम भी मुख्तलिफ और सारे एक दूसरे से बढ़कर व्यू थे। भी उतने व्यू भी कमाल उतने के थे। कमाल के थे। और अच्छा, ये वहाँ के लोगों के दिल में मतलब कि जो होती है ना मेहमान के प्रति हम्म। जो प्यार सम्मान होता है, वो बहुत ज्यादा मैंने देखा, नोट किया है इसे। यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं होता। नहीं होता है, अनजान अनजान को कोई हो ना, इतना नहीं देते, वो गौर सोच नहीं होती है करते। ना हर अपनी इंसान की। अपने खुद के आ जाते ना रिश्तेदार वगैरह, उनको तो मतलब कि सम्मान देते। वो सोच में फर्क है ना, उनकी हाँ सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, तो वो हाँ, सोच की। सोच की बात है। हाँ। लेकिन जो भी कहो यार, व्यू कमाल के थे। और कारगिल यार इतना खूबसूरत। ये किस तरफ है, मतलब पाकिस्तान के ये पास ही पड़ता है, पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और लद्दाख के बीच में। इसीलिए ऐसा, मतलब यहाँ का भी व्यू कश्मीर की तरह ही है। हाँ, आधा कश्मीर और आधा लद्दाख। और लेकिन ये कारगिल जो है वो लद्दाख की सेकंड कैपिटल सिटी है। वैसे तो कैपिटल सिटी एक स्टेट की एक ही होती है, पर इसमें देखा वो लिखा आया था कि सेकंड कैपिटल ऑफ लद्दाख, इस तरह लिखा आया था। तो शायद ये दूसरी सिटी हो।
हमारे यहाँ मतलब कि पंजाब की जो है कैपिटल सिटी वो अ, लाहौर है। आल पाकिस्तान की इस्लामाबाद है कैपिटल सिटी। और सिंध की जो है वो कराची है। सो भाई आज की वीडियो यार बहुत ज़्यादा कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, आज के व्यू भी पसंद आए होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए और कनिक्ष भाई जी को भी बहुत फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो हमें इतने प्यारे प्यारे व्यू दिखाते हैं, तो उनको भी एक लाइक तो बनता है। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।